तो देखिए 5 राज्यों यानी 4 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य का फैसला होने वाला है। ईवीएम के बाहर धीरे धीरे इसके परिणाम निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको देखकर कहीं सन्नाटा पसरा हुआ है तो कहीं शोर मचा हुआ है। और शोर आपको बता दें, जैसा कि तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की जो बंगाल अस्मिता है वो बचाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब होती हुई नजर आ रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा रुझान कह रहे हैं। और वहीं अगर हम बीजेपी का जिक्र कर लें तो बीजेपी अभी उस पायदान में पहुंच गई है, जैसा कि वो शुरू से शोर कर रही थी कि नया अध्याय वो रचने वाली है। तो हर जगह बीजेपी का जश्न का माहौल देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल में। वहीं पकवान बन रहे हैं तो वहीं कहीं नगाड़े और ढोल बज रहे हैं। तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं हमारे दर्शकों के लिए। बंगाल के कूच बिहार में भी झड़प देखने को मिल रही है। तो देखिए बंगाल में 10 रुपए की झालमुड़ी, बीजेपी की आंधी में दीदी उड़ी, यानी झालमुड़ी ने कहीं ना कहीं कमाल कर दिया है भाई। बंगाल की कूच बिहार में 10 रुपए की झालमुड़ी का ये कमाल है कि झालमुड़ी की जनता को अब झालमुड़ी का जो स्वाद है वो अब सही मायने में क्या मिल रहा है। हालांकि वहां की जो जनता है क्या झालमुड़ी का स्वाद पहले नहीं जानती थी, क्योंकि देखिए जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 रुपए की झालमुड़ी क्या खाई, वहां पर बीजेपी की आंधी आ गई। तो देखिए बंगाल में वैसे भी छिटपुट हिंसा होती हुई दिखाई दे रही है। हमेशा से ही हिंसा की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई देता है हमेशा। और ऐसी खबर भी आ रही है, कूच बिहार की खबर है जहां झड़प होने की शिकायत आई है। तो देखिए 10 रुपए की झालमुड़ी का पूरी तरीके से कमाल देखने को मिल रहा है। दीदी का बंगाली प्राइड जो है वो कहीं ना कहीं अंधेरे में जाता हुआ दिख रहा है। और वहीं अगर बीजेपी की बात कर लें तो परिवर्तन का जो नारा दे रही थी, परिवर्तन का जो वादा दे रही थी, वो उसका करिश्मा जो है वो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए ओपनिंग पोल की अगर बात कर लें तो पहली बार 92% जो है वो वोटिंग दर्ज हुई है और ये अपने इतिहास में बड़ी प्रतिशत में है। और फिलहाल अगर हम पश्चिम बंगाल का एक बार फिर जिक्र कर लें तो 294 सीट है, जहां पे 293 पर ये इस समय मतगणना जो है वो जारी है। बीजेपी का अगर जिक्र कर लें तो 193, टीएमसी 96 में ही सिमटती हुई नजर आ रही है। देखिए 100 का आंकड़ा भी टीएमसी इस बार पार नहीं कर पा रही है। ये कितनी बड़ी बात है दीदी के लिए, दीदी के बंगाली प्राइड के लिए, जो शुरू से ही वो अपना बंगाली प्राइड बचाने में पूरी तरीके से प्रयास कर रही थी। हालांकि उन्होंने काफी कोशिशें भी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो बंगाली अस्मिता को दूर करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं देखिए अब इस समय बंगाल की जनता जो है वो अब इन सब ये जो पैंतरे हैं इनसे सब ऊपर उठ चुकी है। उसको सिर्फ ये दिख रहा है जमीनी मुद्दे, जमीनी विकास, यही ऐसे रुझान बता रहे हैं जो अभी बंगाल में हम आपको रुझान दिखा रहे हैं। 193, हालांकि बीजेपी ने तो हैट्रिक लगाते हुए नजर आ रही है। तो लेकिन क्या लगता है क्या पूर्ण बहुमत ले आएगी? अभी ये सिर्फ रुझान है, ये आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अभी ये सिर्फ रुझान बता रहे हैं हम आपको कि बीजेपी 193 पर, टीएमसी 96। और कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुला। जबकि 2016 का जिक्र कर ले तो जब उसने बीजेपी को पछाड़ा था, हालांकि तब टीएमसी वर्सेस कांग्रेस थी और बीजेपी का 3 सीट थी, तब वो 3 सीट के पायदान में थी। हालांकि उसने बढ़ोतरी की थी 2021 में, 77 सीट पर पहुंच गई थी। और आज वही 77 की डबल पहुंच गई है बीजेपी। देखिए तस्वीरों में 193 सीट ऐसे रुझान आ रहे हैं और टीएमसी 96। तो कहीं ना कहीं देखिए बंगाल में इस बार वोटिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और अब बीजेपी के रुझानों ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रही है। 92% मतदान हुआ था। केरल का जिक्र कर लें तो केरल की राजनीति तो देखिए केरल की राजनीति में भी हमेशा से परचम में रही है।
तो चलिए सीधा न्यूज रूम चलते हैं, थोड़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता शर्मिला चौहान बनी हुई है। शर्मिला, देखिए पश्चिम बंगाल में इस समय बीजेपी का ही परचम लहरता हुआ दिखाई दे रहा है अभी, हालांकि ये रुझान है। फिलहाल क्या अपडेट है वो साझा करें, फिर हम अपने गेस्ट के पास आएंगे। हमारे गेस्ट भी बने हुए हैं हमारे साथ। बिल्कुल, अभी भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त ही नजर आ रही है। और अब भवानीपुर की बात करें तो भवानीपुर सीट पर ममता दीदी आगे चल रही है, कभी शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। तो अभी जो कंपटीशन है वो बहुत टफ है भवानीपुर में। नंदीग्राम की अगर बात करें तो नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ही आगे चल रहे हैं जी। अब देखिए इस बार का जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प है, और इस चुनाव को दिलचस्प बनाया इसने, इस झालमुड़ी ने, क्योंकि झालग्राम में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे सबका ध्यान उन्होंने खींच लिया इस झालमुड़ी से। 10 रुपए की झालमुड़ी, सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो सामने आई थी जब उन्होंने सबको खिलाया भी था, और जब वो पैसा दे रहे थे, 10 रुपए दे रहे थे। जी, हम अपने मेहमानों का भी परिचय करा दें, वो बने हुए हैं। शरण नाया तो बहुत देर से बने हुए हैं, हमारे साथ अनिल गर्ग भी जुड़ गए हैं और डॉक्टर आलोक जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी का FM न्यूज में ये जो मतगणना का रण है उसमें बहुत बहुत स्वागत है। जी शर्मिला, रखें बात पूरी, फिर मैं आऊं मेहमानों के पास। जी अनुपा, तो ये जो झालमुड़ी है उससे सबसे ज्यादा लाइमलाइट लिया है और लाइमलाइट बटोरा है। चाहे कितने भी नेताओं ने कितना भी चुनावी प्रचार क्यों ना किया, अलग अलग तरीके से क्यों ना किया, ममता दीदी ने क्यों ना किया, लेकिन प्रधानमंत्री की ये जो झालमुड़ी है वो पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, जब वो पैसे दे रहे थे, 10 रुपए दे रहे थे, तो वो ले नहीं रहा था, जो झालमुड़ी वाले थे वो ले नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी दिया कि नहीं आपको रखना है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज आई थी, लेकिन इस पर सियासत भी बहुत चली थी। कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि ये जो चुनाव में जीत है ये झालमुड़ी इफेक्ट भी माना जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल माना जा सकता है। हम आलोक जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, देखिए जैसा कि शर्मिला बता रही हैं, झालमुड़ी की जीत हुई है, क्योंकि देखिए क्या लगता है, टीएमसी को मिर्च लग गई और बीजेपी स्वाद में आ गई, क्योंकि वैसे भी हमेशा से टीएमसी बोल रही थी कि बीजेपी को बंगाल की अस्मिता के बारे में नहीं पता, बंगाल के खान पान के बारे में नहीं पता। वही उलट फेर नजर आ गया, मतलब झालमुड़ी का ये देख रहे हैं रंग कितना चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आलोक जी। जी बिल्कुल, मैंने जैसा उम्मीद किया था, आपके साथ डिबेट में मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी, और पिछले 3 महीने से कह रहा हूं। मैं बंगाल गया, मैंने वहां प्रत्यक्ष देखा, तो जो एक सेंस होता है जिस वजह से हम लोग एनालिस्ट बन के आते हैं, वो मेरा सेंस ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी, इसमें कोई डाउट है नहीं। हालांकि मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप लगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रहा हूं। पक्ष नहीं होते, अगर बीजेपी जीत रही है तो उससे कहना पड़ेगा क्यों बीजेपी जीत रही है। केरला में मैंने कहा कि भाई बीजेपी नहीं जीतेगी, वहां कांग्रेस जीत गठबंधन आगे आएगा, वो दिखाई दे रहा था। हाँ, तमिलनाडु जरूर चौंका रहा है, जहां पर मैं ये बात कह रहा था कि अगर वहां पर भी हिस्टोरिकल मत पड़े हैं तो रूलिंग पार्टी कैसे जीत सकती है। हिस्टोरिकल मत बंगाल के लिए भी कहा हमने, 93% लोग अगर मत देने आएंगे तो क्या 6500 उद्योग बंगाल से निकल गए ममता बनर्जी के शासनकाल में, तो जो 65 उद्योग कम हुए, क्या उस पार्टी को जिताने के लिए आएंगे? क्या जो माइनॉरिटिज्म चलाती है, मेजोरिटी को धर्मदत्ते का बना के रख दिया बंगाल में जिस पार्टी ने, उसको जिताने के लिए 93% लोग निकल के आएंगे? जो घुसपैठियों को ऑर्गेनाइज तरीके से बंगाल में एस्टेब्लिश करती हो, क्या 93% लोग उसके लिए वोट देने आएंगे? नहीं आएंगे। और ये बात सिद्ध हुई कि 193 सीटों पर बीजेपी अभी लीड कर रही है। मुझे उम्मीद है शाम तक आते आते ये 200 पार भी जा सकते हैं, क्योंकि 1 बज रहा है, सुबह 8 बजे से 5 घंटे की लीड हो गई। 5 घंटे का ईवीएम में चीजें हो चुकी हैं, इसलिए ये कहना कि ये बहुत प्रारंभिक रुझान है, मुझे लगता है अब ये 12 बजे के बाद की चीजें होती है वो लगभग स्टेब्लिश होते हैं। ये ठीक है अनिल जी। अनिल जी, आपके अनुसार क्या क्या फैक्टर यहाँ पश्चिम बंगाल में नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए हमेशा से देखा जा रहा है कि बीजेपी ये राग अलाप रही थी और शोर भी कर रही थी। हालांकि बीजेपी देखा जा रहा है हमेशा से उसने यूसीसी का, नागरिकता का, घुसपैठियों का और झालमुड़ी और नारी शक्ति वंदन, किसको पहली प्राथमिकता देंगे आप अनिल जी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है टीएमसी की उल्टी गिनती संदेश खाली से शुरू हो गई। संदेश खाली में जिस तरह से टीएमसी ने अपने महिला कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया, और ना सिर्फ उत्पीड़न किया बल्कि उसके बाद उनकी आवाज भी नहीं सुनने दी जब तक कि सीबीआई ने केस टेक ओवर नहीं किया। वहीं से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। उसके बाद जितनी चर्चा आप कर रहे हैं, चाहे वो सीएए का मामला हो, जो भी सेंट्रल लॉज थे
उन्होंने मिसगाइड करने की कोशिश की कि हम यहाँ वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। आप मुझे बताइए, सेंट्रल लॉज है, केंद्रीय कानून है, वो कोई भी स्टेट कैसे लागू करने से मना कर सकता है? ये जनता को भी मालूम है, लेकिन वो मिसलीडिंग कर रही थी किसी यहाँ लागू नहीं होगा, वक्त अमेंडमेंट बिल आया है कि हम यहाँ लागू नहीं होने देंगे, ऐसा यार होने नहीं देंगे, वो मना करती गई, लेकिन वो काम सारे होते चले गए। तो वहां की जनता को समझ में आ गया कि ममता बनर्जी अब जो भी कुछ कह रही है धरातल पे उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनकी बातों पे किसी ने यकीन नहीं किया। और सबसे बड़ा इसमें जो जिसे कहते हैं ताबूत में आखिरी कील था, वो SIR था। SIR होने से जितने भी जो बोकस वोट थे, जो जिसकी डेथ हो गई थी, जो शिफ्टेड हो गए थे, जो डबल वोट थे, ऐसे करीबन 60 लाख वोट वो कटे और करीबन 28-29 लाख वोट वो जो सस्पेक्ट में डाल दिए, तो 90-91 लाख वोटों का कटना अपने आप एक बड़ी बात है। देखिए, पिछली बार जो वोटों का अंतर था वो करीबन 30 लाख वोटों का अंतर था बीजेपी और TMC में। अब 90 लाख वोट तो आपके डिलेक्ट हो गए और इस बार 25 लाख वोट और ज्यादा पड़े, तो करीबन 115 लाख वोट वो डले हैं जो पिछली बार नहीं डले थे। तो 115 लाख वोट बहुत बड़ी संख्या होती है और उसमें से अधिकतर ने बीजेपी को वोट डाला है, तो इसलिए मास विक्ट्री होना निश्चित था। तो 200 की संख्या पार कर जाएगी बीजेपी, ये कोई बड़ा आश्चर्य नहीं। वेस्ट बंगाल की ये नतीजे शायद हम 2021 में भी देख पाते, अगर SIR हो गया होता, अगर उस समय फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया होता, अगर सेंट्रल फोर्स की एम्प्लॉयमेंट जितनी इस भारी मात्रा में अब हुई है उस समय भी हो गई होती। उस समय डराया धमकाया ठीक है, हम शरद जी का भी रुख कर लेते हैं। तक सर चढ़ के बोल रहा था और वो जो तक सर चढ़ के बोल रहा था उसके कारण से उस समय वैसी पोलिंग नहीं हो पाई, जनता वोट नहीं डालने आ पाई और उससे से वो ठीक है। शरद जी, बीजेपी को इतने सारे वोट मिलना क्या संकेत है? आपको क्या लगता है, यहाँ पर राजनीतिक मुद्दे गूंजे हैं या वाकई विकास के मुद्दे जमीनी स्तर पर पकड़ रहे हैं? राजनीतिक मुद्दा तो बहुत होंगे, लेकिन प्राकृतिक रूप में आप अगर TMC सरकार रहते हुए क्या क्या घटना हुई, जैसे कि जो बाबरी मस्जिद का जो प्रतिरूप बांधने को हुमायूं निकला था, उसको बराबर हैंडल नहीं कर पाया, उसको पार्टी से एक्सपल किया, कहीं ना कहीं उसको मौका दिया और इसमें जो भी मुस्लिम या माइनॉरिटी वोट्स है काफी सारे उसको ममता को ही लॉस है। और अकबरुद्दीन ओवैसी वगैरह आया तो उधर उसने भी काफी सारे मतलब जो भी मतलब उसने एक्टिविटीज किया उसका हिसाब से भी काफी सारे उनका माइनॉरिटी का जो परसेंटेज ऑफ वोट था काफी सारे घट गई। ये मेन फैक्टर है उसको हारने के लिए देखा जाएगा तो अभी आप कहेंगे कि माइनॉरिटी का क्यों, लेकिन आपको पता है जितना भी पहले वोटिंग उन्होंने जीता है तो काफी सारे मतलब माइनॉरिटी का उधर उनको सपोर्ट था एक्चुअली। इस वक्त उनका ही MLA को उन्होंने बर्खास्त कर दिया और वो जाके मिली और अभी बाद में वो बोला कि भाई वो बीजेपी से मिला हो। घटना कुछ भी हो, लेकिन घटना घटी, उसको हैंडल नहीं कर पाया, उसका नुकसान आज भोगना पड़ा। और काफी सारे मतलब घटना घटी जैसा रेप्स है, जो भी है, ब्लैक मनी है और बहुत सारे मतलब ईडी का मैटर्स है। तो कहीं ना कहीं ये सब घटना को जो पढ़े लिखे जो लोग हैं ये परिवर्तन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, तो इस बार क्योंकि देखिए जनता पढ़ी लिखी है, वो सब जानती है, वो धर्म और जाति के मुद्दों में फंसना नहीं चाहती, वो विकास के मुद्दे के तर्ज पर ही उसने वोट किए हैं। फिर से एक बार बिल्कुल उन लोगों ने अपना बता देते हैं, 5 साल को एक बार वो लोग वोट डाल के अपना जो भी मतलब प्रक्रिया वो बता देते हैं उनका मन में क्या है। ठीक है, फिर से एक बार रुक कर लेते हैं शर्मिला का न्यूज रूम से। शर्मिला, ठीक है, हम रुक कर लेते हैं शरद जी का। शरद जी, आप ये बता रहे हैं जैसे कि अभी धर्म और जाति से ऊपर उठ गई है अब जनता, ठीक है, विकास के मुद्दे नजर आ रहे हैं। अब अगर हम असम का जिक्र कर लें, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए विकास बनाम पहचान की लड़ाई है, तो यहाँ पर तो विकास को लेकर गौरव गोगोई आए, उन्होंने काफ़ी दावा दिया, नई रणनीति के साथ आए, लेकिन वो फिर भी अपना करिश्मा नहीं दिखा पा रहे हैं असम में। वही पहचान, हेमंत बिश्वा की क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हेमंत 2 लाइन में कहिए, फिर मैं और भी गेस्ट के पास जाऊं। जी, देखिए, उनका उधर भी थोड़ा माइनॉरिटी का उनका जो भी मतलब स्टेटमेंट्स वगैरह उन्होंने इश्यू किया था, तो उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने कुछ काम भी बहुत सारा किया है, तो वो हिसाब से उधर वोट उनको मिलना जरूरी था। और सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी का सरकार है, तो ये डबल इंजन की सरकार होते हुए, और आपको बात मालूम है वोटिंग में या इलेक्शन में
सब कैसा मशीनरी सरकार की यूज किया जाता है, उस हिसाब से सब बल बढ़ जाता है, तो पब्लिक का माइंड भी उसमें बदलने में थोड़ा चांस रहता है, वोटिंग उनको मिल जाता है। अच्छा, बिल्कुल। अनिल जी, आप कितना समझते हैं कि शरद जी ने जो बताया था कि अब हमारी जो जनता है वो जाति धर्म से ऊपर उठ चुकी, विकास पे है, लेकिन असम में उसकी उल्टा फेर देखने को मिल रहा है। असम में पहचान को शायद दिया जा रहा है तर्ज, क्या कहेंगे असम में? ऐसा नहीं है कि पहले विकास का मुद्दा नहीं होता था, विकास का मुद्दा हमेशा होता था, लेकिन सिर्फ विकास का मुद्दा नहीं होता जी। जब एक चुनाव के अंदर जनता जाती है तो सारे तरह के मुद्दे देखती है। अपीजमेंट की बात जिस तरह से आप कर रही थी, वेस्ट बंगाल में 30% वोटों को अगर 70% वोटों पे आपको तरजीह दी जाएगी, उसको 70% जनता को दबाया जाएगा 30% जनता के लिए, तो नेचुरली कभी ना कभी तो विस्फोट होना था, जो इस बार आपको देखने को मिल रहा है। तो ये ऐसे ही असम में है। असम में भी घुसपैठ का मामला वेस्ट बंगाल से ज्यादा पहले असम में देखने को मिला था। असम में एक लंबा बड़ा आंदोलन चला था, आपको अगर ध्यान हुआ तो, और असम गण परिषद उस आंदोलन को चलाने के कारण सत्ता में आई थी। सीधे हॉस्टल से वो सीएम हाउस में पहुंचे थे प्रफुल्ल महंता। तो ऐसा नहीं, घुसपैठ का मामला तो सबसे ज्यादा वहां पे था, धर्म का मामला तो सबसे ज्यादा वहां पे था। तो वहां पे तो सबसे बड़ी बात तो वहीं से शुरू हुई थी। वेस्ट बंगाल तो दूसरे नंबर पे आया था। ये भी कह सकते हैं ना कि बुलडोजर मॉडल जो है वो भी शायद लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि ये बुलडोजर मॉडल जो है उत्तर प्रदेश से आया। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बीजेपी बढ़त पर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश को जनता सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर देखिए तीखा वार हो रहा है, उत्तर प्रदेश से तीखा वार हो रहा है अखिलेश यादव को लेकर, जो बंगाल के लिए आखिर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, इसको भी नहीं बुलाया जा सकता। हालांकि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि उत्तर प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के यहाँ से भेजे जाते हैं सुरक्षा पर्यवेक्षक और उत्तर प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं यहाँ के पर्यवेक्षक। तो देखिए अखिलेश जनता को सुने, ऐसा कहना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। बंगाल तमिलनाडु में विपक्ष क्योंकि कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद बीजेपी का ये बड़ा बयान देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम का ये एक तरीके से बड़ा बयान है, हालांकि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। चलिए फिर से चलते हैं हम आलोक जी ये बताइए, अभी तो हम यहाँ बात कर ही रहे थे विकास और धर्म को लेकर बात कर रहे थे, पहचान को लेकर बात कर रहे थे, तो इसको भी नहीं नकारा जा सकता है, क्योंकि असम में देखिए परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है, ये भी बात हो सकती है। और हम वो बुलडोजर मॉडल का तो जिक्र कर ही रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का आप संदेश देखिए, जिस दिन वोटिंग हो रही थी सेकेंड फेज की, भारत के प्रधानमंत्री गए काशी, मंदिर में पूजा किया, उन्होंने संदेश दिया असम और बंगाल को कि आपका धर्म सुरक्षित। उसके बाद एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, उनका धर्म के साथ साथ विकास भी। तो भारतीय जनता पार्टी का संदेश है आपका धर्म भी सुरक्षित है और हम डेवलपमेंट भी करेंगे। तो अगर संदेशों की राजनीति आप देखें तो भारत के प्रधानमंत्री तो कैसे संदेश दे रहे थे धर्म और विकास का। नॉर्थ ईस्ट में जितना इन एक दशक में डेवलपमेंट हुआ है नॉर्थ ईस्ट का, इसके पहले के एक दशक, कोई भी एक दशक अगर हम उठा के देख लें तो नॉर्थ ईस्ट का उस तरह से हमें विकास नहीं दिखाई देता। सारे राजनीतिक दलों ने, यानी जितने समय तक कांग्रेस सत्तारूढ़ रही, उसने नॉर्थ ईस्ट का उस तरह से डेवलपमेंट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई कैबिनेट मीटिंग, ऐसी कोई बड़ी घटना है हमेशा नॉर्थ ईस्ट को फोकस करके है। तो नॉर्थ ईस्ट तो विकास को अब विकास की धारा में आ पा रहा है। नॉर्थ ईस्ट ने उस तरह का डेवलपमेंट नहीं देखा, ये उम्मीद ही नहीं थी कि पहाड़ों में रेल चली जाएगी। शरद जी आप बताइए, पहाड़ों में जिस तरह का रेलवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे रहा है, किसी शासनकाल में नहीं दिखाई दिया। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है उसका मंडल भी है, कमंडल भी है, डेवलपमेंट भी है, जो चाहे चुन लो, बस वोट हमें दो। ठीक है शरद जी, आपको पहला फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है? डिलिमिटेशन, विकास, पहचान, असम में जो असल मुद्दे हैं, एनआरसी। तो देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बीजेपी की बढ़त को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से अखिलेश पर वार करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का अखिलेश पर वार, बीजेपी बढ़त पर विपक्ष पर साधा निशाना। क्योंकि अभी हम देखें कि बंगाल के पक्ष में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश को बदनाम कर रही है केंद्र सरकार, यहाँ का पर्यवेक्षक भेजती है, और काफी सवाल उठाए थे उन्होंने, और यह भी कहा था कि
बंगाल से बीजेपी का सफाया होगा, लेकिन तस्वीर तो कुछ और ही बता रही है और इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना भी साधा है। चलिए रखें अपनी बात शरद जी। शरद जी रखें अपनी बात। मैंने क्या कहा था, देखिए इस बार इलेक्शन जो कमीशन जो है बहुत अच्छे तरीके से मतलब इलेक्शन कराया है, क्योंकि छोटा मोटा अगर घटना छोड़ेगा तो बहुत अच्छी तरह से मतलब इलेक्शन उन्होंने अरेंजमेंट किया। कम से कम 2.5 से 3 लाख SRP जो भी सिक्योरिटीज को मंगाया। घटना कुछ भी मतलब अनसनी मतलब हुआ, मतलब ऐसा कुछ भी घटना घटा नहीं, क्योंकि इसका तरह से भी लोगों में भी मतलब उसका अच्छा एक मतलब उनका इस पर असर हुआ है कि बहुत डिसिप्लिन से मतलब वोटिंग हुआ है लोगों का। नहीं तो हर एक जगह जब हर वोटिंग में या हर इलेक्शन में बंगाल में बहुत सारे मतलब झगड़े लपड़े सब हो जाता है, तो ऐसा कुछ बार ऐसा हुआ नहीं है इसके अंदर। तो वो भी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब इलेक्शन 2 पार्ट में हुआ, पहले इलेक्शन में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो इसका भी समझो लगता है कि भाई पीसफुली पब्लिक हर एक इंसान या हर एक वोटर पीस चाहता है, शांति चाहता है। शांति के ढंग से वो लोगों ने अपना वोट करके आया, और आपको पहले ही बताया आधी आबादी का तरफ से काफी सारे उनको सपोर्ट मिला मोदी जी को, और उनका जो भी मतलब अगला जो प्लान है जो सरकार कैसे चलाएंगे उसका पहले उन्होंने बताया था मैनिफेस्टो में, वो हिसाब को भी उन लोगों ने परिवर्तन करके चांस मोदी जी को दिया है। और ममता जी का जो ग्राउंड वर्क है कहीं ना कहीं लूज पड़ता दिख रहा था इस वक्त, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन से ज्यादा अपनी प्रतिष्ठा के बारे में काफी सोचने लग गए थे, तो उस हिसाब से। अनिल जी देखिए कहीं खुशी कहीं गम दिखाई दे रहा है, तस्वीरों में भी देखिए केक कटने लगे, एक दूसरे को बधाइयों का दौर चालू है। फिलहाल अगर हम तमिलनाडु का जिक्र कर लें तो अनिल जी क्या लगता है, तमिलनाडु में देखिए पहले तो डीएमके और AIMDMK के बीच होता था वर्सेस, अब लेकिन TVK की एंट्री कमाल की ही दिख रही है, उसने तो दोनों को पछाड़ दिया पीछे। क्या कहेंगे, वजह क्या है, क्या लगता है उनका वजह फिल्मी एंगल है? देखिए ऐसा है, DMK और AIMDMK ये दोनों भी पहले स्टार्टअप में ही थे। जब अन्ना थे तो सिर्फ DMK था, तो AIMDMK जब बना वो भी एक स्टार्टअप के कारण ही बना। रामचंद्रन के एक जो फिल्मी हीरो की जो छवि थी उस छवि को उन्होंने बनाया और AIMDMK सिस्टम में आया और लगातार सरकार में रहा और सरकार आपस में बदलती रही, तो वहां पे कोई नया नहीं। AIMDMK को रामचंद्रन ने जब के बाद जब जयललिता ने संभाला वो भी स्टार्टअप के दम पे ही संभाला, वो भी स्टार्टअप ही कारण था जयललिता का। अब अगर थलपति विजय आए वो भी अपने स्टार्टअप के लिए आए, तो नेचुरली कि अब ट्राइंगल बन गया है। अब ये ट्राइंगल जो थलपति विजय AIMDMK की तरफ जाएंगे, DMK के साथ जाएंगे, वो देखने वाली बात है। ऐसा मुझे लगता है कि DMK के खिलाफ वहां की जनता ने वोट दिया है, चाहे वो AIMDMK की सीट आई हो या TVK की सीट आई है। तो ये तो पक्का हो गया कि जो DMK के खिलाफ वहां की जनता ने वोट किया। अब सरकार AIMDMK और TVK मिलकर बनाएंगे, उसमें मुख्यमंत्री कौन होगा, थलपति विजय होंगे या AIMDMK का कोई एक नेता बन के आएगा। वजह क्या निकलती है? तमिल भाषा या नीट, क्या वजह निकलती है? ऐसा है, वजह वहाँ पे अलग अलग रहेगी, लेकिन एंटी इनकम वैसे फैक्टर है। यहाँ पे हमेशा सरकारें बदलती आई है, DMK AIMDMK बदलती आई है। ऐसा केरला में भी होता है। पिछली बार LDF ने अपना गढ़ बचा लिया था किसी तरीके से, लेकिन वहां पे भी ऐसे होता आया था। LDF UDF वहां भी होता आया था, इसलिए UDF पिछली बार कामयाब नहीं हुआ, इस बार कामयाब हो गया। तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए खुशी की बात है कि एक स्टेट में और उसकी सरकार आ रही है। लेकिन ये ठीक है कि इंडिया अलायंस कमजोर हुआ है, क्योंकि यहाँ अगर बंगाल से ममता गई है तो वहां से DMK गया है, तो और वहां पे तो दोनों इंडिया अलायंस के ही पार्टनर थे केरला में, इसलिए वहां कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये एनडीए का कुनबा बड़ा है, उसकी ताकत बड़ी है और इंडिया अलायंस की ताकत घटी है। फैक्टर्स कोई बड़ी वजह नहीं है। देखिए चुनाव में लोग जब अपनी बातचीत करते हैं तो उसमें नेचुरली बात है कि सत्तारूढ़ पार्टी गलतियां गिनाएंगे, सत्तारूढ़ पार्टी अपनी उपलब्धियां बताएंगी, लेकिन जनता किस बात पर विश्वास करती है, बड़ा फैक्टर ये है। TVA के लिए थलपति विजय एक नया चेहरा है, नई ताकत है और लोगों को लगता है कि शायद कुछ नया करिश्मा करेगा, इसलिए वो नंबर 1 पार्टी बन के उभरा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद हम सीएम के रूप में थलपति विजय को वहां देखेंगे। तमिलनाडु की राजनीति सबको बखूबी पता है कि एक अभिनेता एक उभर कर राजनेता बनता है। आलोक जी क्या लगता है टीवीए का इतनी जल्दी उभरना, क्योंकि अभी देखिए 2024
ही पायदान में आई थी। और इस 2 साल में इतनी जल्दी उभरना कि उसने डीएमके तक को पीछे छोड़ दिया। वजह क्या लगती है? क्या वजह यह भी हो सकती है कि जैसा उसने कहा था कि अगर वो सत्ता में आती है तो उसने एक उपहार रखा था, जैसा कि हम सबको पता होना चाहिए कि उसने गोल्ड का उपहार रखा था। उसने बोला था कि अगर वो आएगी तो वो सोना देगी। तो क्या लगता है, सोना महंगा हो रहा है तो जनता इससे भी आकर्षित हो सकती है कि सोना तो बहुत महंगा हो रहा है, भाई टीवी के आ रही है, सोना बांटेगी। देखना ये है कि वो सोने वाला सोना देखें कि गोल्ड वाला, बोले थोड़ा ज्यादा सो लो, नेताओं के भरोसा है गोल्ड। लेकिन वो भी बखूबी जान गए, वो अभिनेता जरूर है लेकिन वो राजनीति को बखूबी जान गए कि रेवड़ियां बांटोगे तभी कुछ काम होगा। आलोक जी, फ्री पीस तो इस देश को संदेश तमिलनाडु ने दिया। वहाँ वॉशिंग मशीन से लेके, मिक्सी से लेके, कलर टीवी से लेके ये कल्चर रहा, तो उनको लगा यार इससे काम नहीं चलेगा, गोल्ड ज्यादा आकर्षित करेगा, तो उन्होंने गोल्ड की बात कर दी। लेकिन क्यों इतना ही नहीं, वहां पर जो सत्तारूढ़ दल था उसकी जो नाकामयाबी है वो भी एक कारण है। लेकिन एआईएडीएमके उस स्थान को नहीं भर पाई, जो जेनजीज में प्रभाव है वो प्रभाव भी एक बड़ा कारण बना। और सुपर स्टारडम कल्चर है तमिलनाडु में, तो वो 2 कारण मुझे ज्यादा प्रमुख लगते हैं। और तीसरा, इससे कोई संबंध है या नहीं है, लेकिन सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले लोग आज तमिलनाडु की राजनीति में तीसरे पायदान पर तो खिसक कर आ गए। तो उनको जरूर ये सोचना चाहिए कि क्या तमिलनाडु की जनता ने उनको इसलिए भी दंडित किया है। हालांकि ऐसा नहीं कि वहां कोई धर्म की राजनीति चलती तमिलनाडु में, लेकिन क्या एक कारण ये भी है कि जिस तरह से हिंदू मेजोरिटी स्टेट तो है ना तमिलनाडु, इतनी बड़ी मात्रा में आप इतनी बुरी तरीके से सनातन धर्म का जो अपमान कर रहे थे, डेंगू मलेरिया तक कह रहे थे, आज वो 57 सीटों के साथ तमिलनाडु पर। तो अब वो समझ में भी तो आ रहा है, सांसें थम तो रही हैं उनके डीएमके की। क्यों शरद जी, सांसें थम रही है ना डीएमके की, क्योंकि वो अब उनको पछतावा हो रहा होगा ऐसे बयान को लेकर, या नहीं हो रहा होगा, क्या लगता है? या फिर जनता फिल्मी जगत पे ज्यादा विश्वास रखती है इसलिए टीवी के आ रही है? इन दोनों के बीच जरा समझाएं शरद जी। देखिए, ये टीवी के आने का कारण है कि उनके साथ में भी कुछ सीबीआई का और ईडी का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो वो हिसाब से उसने भी मतलब बोला कि मैंने खुद अपना पार्टी करूंगा, और काफी सारे लोग उनको कांटेक्ट किया था, बाकी का पार्टी लोग कि हमारे साथ में मिले करके आप काम करो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। एक ये हो गया। फिर दूसरा, जैसा भी इन्होंने बताया ना भाई साहब ने, कि जो सनातन धर्म के बारे में स्टालिन का ब्रदर जो भी मिनिस्टर था, वो जो पेमेंट जो बात किया है, वो मतलब विरोध में जब डेंगू मलेरिया बोला तो इसकी काफी सारे मतलब फर्क पड़ा है। कारण क्या है, साउथ यानी कि मतलब सनातन के बारे में काफी मतलब ये करते, रुचि रखते हैं और मानते हैं। तो उस वक्त आप कोई चीज को मानते हो, उसको आप हर्ट करेंगे, ये कहीं ना कहीं गहरा घाव कर जाता है, और ये इलेक्शन का टाइम पे इसका रिपोर्ट मिल जाता है। ये उसका वही कारण है। बाकी तो करप्शन है या मतलब गवर्नर के साथ में अनबन होना, ये काफी सारे मतलब चीजें है, चलते रहती है, लेकिन एक पर्टिकुलर लोग उस। जी शरद जी, आपकी आवाज चली गई शरद जी। अनिल जी आपके पास आएंगे, शायद शरद जी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। अनिल जी, ये जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे हैं लगातार, अब हम अभी जैसे 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित राज्य है पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी में हमेशा देखा जाता है दिल्ली की तरह ही दंगल देखा जाता है, मतलब एलजी वर्सेस सीएम का, समझ रहे, एलजी वर्सेस सीएम का। और हमेशा से यहाँ पर एक ही लड़ाई देखी गई है, पूर्ण राज्य का दर्जा। क्या लगता है अब वो कामयाब हो पाएगा? क्योंकि 15 बार तो पटल में रखा जा चुका है लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। अनिल जी, देखिए, पौंडीचेरी बहुत छोटा सा राज्य है और नेचुरली केंद्र शासित राज्य है, बहुत छोटा राज्य है, इसलिए वहाँ पे एलजी ज्यादा इफेक्टेबल रहता है। आप दिल्ली में भी देख लीजिए, बेशक यहाँ पे मुख्यमंत्री होता है लेकिन अल्टीमेट पावर तो एलजी के पास ही होती है। तो मुझे नहीं लगता, वैसे भी पौंडीचेरी का बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सिमिलरिटी, बहुत सारी कल्चर तमिलनाडु से मिलती रहती है, तो उसमें तमिलनाडु का उतना ही असर रहता है जितना किसी और चीज का हो सकता है। मतलब मैक्सिमम असर तमिलनाडु का रहता है, इसलिए तमिलनाडु की पार्टियां वहाँ पे कंटेस्ट भी करती हैं, यानी एक तरह से देखा जाए तो वो एक एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ तमिलनाडु ही है। तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे अभी कोई जल्दबाजी ऐसी दिखती नहीं है कि केंद्र सरकार कोई ऐसा निर्णय लेने जा रही है जिसको कौन राज्य का दर्जा देगी। अभी तो मुझे लगता है स्थिति कमोबेश यही रहेगी, अभी एलजी शासित ही रहेगा। और वहाँ पे तो देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनावी रुझान पर एमएलसी का
बयान आया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को व्यापक जन समर्थन। लालजी निर्मल, मोदी नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ गया है और वहीं कई उपलब्धियों से मजबूत हुआ जनता का विश्वास। वहीं बंगाल, तमिलनाडु, असम में बढ़ा बीजेपी का प्रभाव, विपक्ष पर निशाना, समर्थन न मिलने का दावा। नई राजनीति में विकास पर जनता का भरोसा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं बीजेपी की लहर देखी जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 4 मई